अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आकाश अहमद सिद्दीकी है और आज के इस लेक्चर में कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन के हम देखेंगे मेमोरी के बारे में। आज का जो हमारा कंटेंट है वो है मेमोरी। कुछ टाइप्स ऑफ मेमोरी जिसके अंदर हमारे पास आता है कैशे मेमोरीज, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरीज क्या होती हैं। जब हम बात करते हैं मेमोरी की, तो मेमोरी वो जगह है, वो प्लेस है जहाँ पर हम अपना डेटा ले जाकर कंप्यूटर में सेव करते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा सेव हो रहा होता है वो 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर सेव हो रहा होता है। एक वो जो हमारे कंप्यूटर में रह जाता है, जो हमारे सिस्टम्स के लिए यूज़ हो रहा है, जो बैक एंड पे यूज़ हो रहा है। एक हमारी कुछ मेन मेमोरीज़ होती हैं जिसको हम इंटरनल मेमोरीज़ वगैरह भी कहते हैं। और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो हमने एक्सटर्नली यूज़ कर लिए रखी हुई हैं ताकि हम उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकें अपने डेटा को ईज़िली। मेमोरी सेल्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर वंस और ज़ीरोज़ की पावर आके सेव होती है, जो कि इंडिकेट कर रही होती है हमारे डेटा को। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम रजिस्टर को एक्सेस करते हैं अपने डेटा के लिए, तो वैसे ही हम रजिस्टर्स के अंदर अपनी वैल्यूज़ को सेव कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कैशे मेमोरी की। जब हम बात करते हैं कैशे मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स की कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे ये कैशे मेमोरी यूज़ होती है या पाए जा सकती है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है जो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर इसकी, वो है लोकेशन। फिर हम बात करेंगे इसकी कैपेसिटी के बारे में, यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र, एक्सेस मेथड, परफॉर्मेंस ऑफ फिज़िकल टाइप्स के बारे में। कैशे मेमोरी वो मेमोरी है जो हमारी मेन मेमोरी और हमारे इनपुट्स के दरमियान में, या मेन मेमोरी और जो डेटा एक्सेस कर रहा होता है उसके दरमियान में होती है। इसका काम ये होता है कि ये कुछ हिस्सा, कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्सा या वो प्रोग्राम्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं या जिनको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना होता है हमने, उनको अपने अंदर सेव रखें ताकि टाइम की सेवेज रहे। टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी मेन मेमोरी को सर्च नहीं करते, हम सिर्फ कैशे के अंदर जाकर उस मेमोरी को यूज़ कर लेते हैं या उस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा गेम खेल रहा है या अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर सर्च कर रहा है कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, लेट्स से कोई रिसर्च वगैरह के बारे में कोई चीज़ ढूंढ रहा है, या जैसे अगर हमारे लॉजिक के लिहाज से तो हम कहते हैं सर्किट्स के लिहाज से ढूंढ रहा है, तो जब भी वो कोई इस तरह की चीज़ सर्च करेगा तो उसको उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ये एआई के थ्रू, या कहें कि हमारे पास कैशे के अंदर वो चीज़ सेव हुई हुई होती है। अगर आप ऊपर कोई भी टाइप कर रहे होते हैं तो वो आपको पहले से दे रहा होता है पुरानी फाइल्स की, यहाँ यहाँ पे आप गए हुए थे, या ये फाइल्स आपके पास सेव है, या ये चीज़ हमारे पास कैशे या हिस्ट्री के अंदर मौजूद है। वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी वर्क कर रहा होता है। जैसे हम अगर बहुत ज़्यादा कोई वर्ड की फ़ाइल या कोई दूसरी इस तरह की फाइल्स यूज़ कर रहे हो, तो वो हर प्रोग्राम के अंदर वो मखसूस डेटा जो है अपने पास सेव कर लेता है। अगर ये प्रोग्राम ओपन करा तो इसके अंदर से ये चीज़ मुझे प्रोवाइड करनी है एट दैट टाइम। जब लोकेशन की बात करते हैं तो कैशे मेमोरी हमारे पास तीनों जगह पर मौजूद है। हमारे पास सीपीयू के अंदर भी मौजूद है, हमारी इंटरनल मेमोरीज़ के अंदर भी कैशे मौजूद होता है, हमारी एक्सटर्नल मेमोरीज़ के अंदर भी कैशे मौजूद होता है। इन तीनों जगहों पे क्यों मौजूद होता है? क्योंकि हम इन तीनों जगहों पे प्रोसेसिंग का वर्क कर रहे होते हैं, और प्रोसेसिंग का टाइम बचाने के लिए कि हमें इतनी बड़ी मेमोरी को सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, हम छोटे से हिस्से को सर्च करके अपना डेटा एक्सेस कर लें, तो इसलिए ये सारी जगहों पर मौजूद होती है। जब हम यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो विद इन कंप्यूटर हमारे पास ये डेटा बस की विड्थ के ऊपर वर्क कर रही होती है। डेटा बस जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा वो अपने डेटा को एक साथ या एक टाइम पे ट्रांसमिट कर सकती होगी, उतना ज़्यादा आपके पास ये कैशे मेमोरी मौजूद होगी। जब हम एक्सटर्नली बात करते हैं तो एक्सटर्नली जो डेटा ट्रांसमिट होता है, या एक्सटर्नली जो हमारे पास कैशेज़ होती हैं जो वर्क कर रही होती हैं, ये मोस्टली ब्लॉक्स के ऊपर काम कर रही होती हैं, और ये एक ब्लॉक जो है पूरे एक वर्ड से ज़्यादा बड़ा होता है। वर्ड 16 बिट 8 बिट वाली जो बात है, हमने वो वाले वर्ड की बात कर रहे हैं। बिट्स के रिस्पेक्ट से हमने ये वर्ड का यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है कि हमने पूरा वो जो ब्लॉक होता है, वो इतनी जो बिट्स होती हैं 16 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो रही होती हैं हमारे एक्सटर्नली।
ये डिपेंड नहीं कर रहा होता, ये फिक्स होता है एक्सटर्नल में, इंटरनल में डिपेंड कर रहा होता है हमारे किस पे, डेटा बस पे। एक्सेस मेथड की बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी इन मेमोरीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो तीन डिफरेंट तरह से हमारे पास एक्सेस है इन मेमोरीज का। सबसे पहला एक्सेस हमारे पास आता है सिक्वेंशियल, दूसरा हमारे पास आता है डायरेक्ट, और तीसरा आता है हमारे पास रैंडम। सिक्वेंशियल में क्या होता है, सिक्वेंशियल में हम हर चीज़ को बाय सीक्वेंस देख रहे होते हैं। जिस सीक्वेंस से हमारा डेटा सेव किया हुआ होता है, हम उसी सीक्वेंस से हर चीज़ को एक्सेस कर रहे होते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया जाता है, और जिस ऑर्डर में चीज़ें रखी हुई हैं, जिस ऑर्डर में चीज़ें सेव हैं हमारे पास, हम उसी ऑर्डर में उस पूरे जो कैशे मेमोरी है उसको रीड करते हुए अपना डेटा एक्सेस करते हैं। लेट से हमारा डेटा बीच में रखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट इस मेथड के अंदर हम डायरेक्ट नहीं जाते, हम क्या करते हैं, ऊपर से बिल्कुल टिल दैट पॉइंट तक लेके जाते हैं और फिर उसको वहाँ पे ले जाकर प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर हमारा जो एक्सेस टाइम है वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा डेटा अभी कहाँ पड़ा हुआ है या पहले कहाँ पे हमारा डेटा रखा गया था। अगर हमारा डेटा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मेमोरी, या जहाँ से हमारी मेमोरी स्टार्ट हो रही है जिस पॉइंट से कैशे की, अगर हमारा डेटा उसके करीब नहीं रखा हुआ तो हमें टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। हमें हर प्रोग्राम को हर स्टेप पे, हर पॉइंट पे अपनी मेमोरी को एक्सेस करके चेक करना पड़ेगा टिल हम वहाँ तक ना पहुँच जाए। अगर आपका डेटा स्टार्टिंग के करीब करीब है तो आपके पास इजी है, आप इजीली उस डेटा को वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट की। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास पूरी कैशे जो है इंडिविजुअल ब्लॉक्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इंडिविजुअल ब्लॉक से मुराद है, इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे इलाके हमारे पास जब हम एड्रेस देते हैं तो हम इलाके का नंबर दे रहे होते हैं। हमें पता होता है कि यार ये एक इलाका, ये दूसरा इलाका, ये तीसरा इलाका मौजूद है यहाँ पे, तो वो उस एरिया के अंदर आके फिर हमारा डेटा सर्च कर रहा होता है। इससे और सिक्वेंशियल में थोड़ा सा फ़र्क जो है वो टाइम का आता है। सिक्वेंशियल में हमें हर एरिया को सर्च करना पड़ता है, चाहे उस एरिया में वो चीज़ मौजूद है या नहीं। डायरेक्ट के अंदर हम बहुत सारे ब्लॉक्स को छोड़ देते हैं और हम किसी ख़ास ब्लॉक को चेक कर रहे होते हैं। उस ख़ास ब्लॉक के अंदर भी रेंज होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगता है उस ब्लॉक के अंदर भी चीज़ को ढूंढने में। अब फिर वही वाली बात आती है, अभी जो सीक्वेंस में था उसके अंदर हमें पूरा मेमोरी, अगर लेट्स से कि उसके अंदर 15 ब्लॉक हैं तो 15 की 15 मेमोरी को चेक करना पड़ेगा। अगर हमारे पास लेट्स से कि 15 ब्लॉक के अंदर डेटा पड़ा हुआ है तो हम स्टार्टिंग 1 2 3 4 से लेके जाएंगे 15 तक, और फिर वहाँ 15 में जाकर फिर हम अपना डेटा सर्च कर रहे होंगे। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, हम डायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट 15 ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके जो रेंज हमारे पास 15 में गिवन है, हम उस रेंज को वहाँ पर जाकर एक्सेस कर रहे होते हैं। या कहें कि उस रेंज के अंदर जितने भी हमारे पास नंबर्स गिवन है या जितने भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, हम उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे सेल्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, उन सारे सेल्स के बारे में चेक कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं। जो सिक्वेंशियल है उसकी एग्जांपल हमारे पास टेप की है। जैसे लेट से पुराने ज़माने के अंदर जब टेप वगैरह आता था तो हमारे पास अगर लेट से 2 गाने हैं तो हमें दोनों गाने ही सुनने पड़ते थे। हम किसी एक गाने के ऊपर नहीं चले जाते थे, हमें वो चीज़ फॉरवर्ड करनी पड़ती थी। लेकिन उस फॉरवर्ड के अंदर भी क्या होता था, हर पॉइंट को एक्सेस करते हुए जा रहे होते थे। डायरेक्ट के अंदर जैसा आपके पास डिस्क आ गई तो आपके पास हर गाने का या हर चीज़ का जो एक्सेस है वो अलग अलग हो गया। आप जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे वही वाला डेटा या वही वाला ब्लॉक रन होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है रैंडम। रैंडम में क्या होता है, हमें पता होता है कि हमारा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस ब्लॉक में, किस पॉइंट पे, रेंज के अंदर भी कहाँ पड़ा हुआ है। हमें पता होता है कि हमारी जो लोकेशन है उसका एड्रेस क्या है। हम डायरेक्ट उस एड्रेस पे जाकर उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, उस डेटा को हम वहाँ पर जाकर प्रोसेस कर देते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे हमारे पास आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इसीलिए इसको रैम बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हर चीज़ का डेटा मौजूद होता है। जब भी हमें किसी चीज़ को प्रोसेस करना होता है या जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर चलाना है तो ये रैंडमली उस सॉफ्टवेयर के लोकेशन पे जाता है और उसको सर्च कर लेता है। अब लेट से कि रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होती, वो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है या सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है, तो हमें पूरी मेमोरी को, लेट से कि डी के अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है और मेमोरी आपकी स्टार्ट हो रही है सी से, तो हमें पहले पूरा सी को सर्च करता वो, फिर पूरा डी को सर्च करता, फिर आखिर में जाके अगर वहाँ तक पहुँचता तो फिर टाइम लग रहा होता। या अगर डायरेक्ट था तो डायरेक्ट के अंदर भी मुझे पूरी डी को सर्च करना पड़ता। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या है, मुझे पता होता है कि मेरे डी के अंदर भी कौन से फोल्डर में चीज़ पड़ी हुई है, मैं जाकर उसको सर्च कर लेता हूँ। अगर इसी चीज़ की एग्जाम्पल तीनों की कंप्यूटर के लिहाज से देखें तो सीक्वेंशियल आपके पास इस तरह से है कि लेट से आपको नहीं पता कि आपका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, आप सर्च में गए और आपने सर्च में जाके उस डेटा का लेट से नाम लिख दिया। अब वो सर्च क्या करेगा, आपका सी भी चेक करेगा, आपका माई डॉक्यूमेंट भी चेक करेगा, आपका डेस्कटॉप भी चेक करेगा, डी ई एफ जितनी भी ड्राइव्स हैं वो सारी चेक करेगा। आपके पास जहाँ जहाँ पे डेटा रखते हैं आप, वीडियो की, पिक्चर्स के फोल्डर्स में, हर फोल्डर्स को हर जगह पर जाकर आपका वो डेटा सर्च कर रहा होगा। ये है आपके पास सिक्वेंशियल। डायरेक्ट में क्या है, अब डायरेक्ट में लेट से मुझे पता है कि मेरा डेटा जो पड़ा हुआ है डी में पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डी में कौन से फोल्डर में डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं सी डी वगैरह के अंदर, सी के अंदर या कहीं डायरेक्ट सर्च के अंदर जाने से अच्छा है मैं कहाँ जाऊँगा, डी के अंदर, और फिर वहाँ जाके मैं अपने डेटा को सर्च कर लूँगा। इसलिए आप देखें जब आप सी के अंदर, डी के अंदर या ई के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी ऊपर अलग से सर्च का ऑप्शन शो हो रहा है। या अगर आपने पुरानी विंडोज़ वगैरह यूज़ की है, एक्सपी वगैरह, तो उसके अंदर वो ऑप्शंस देता था कि आपको कौन से फोल्डर में या कौन सी ड्राइव में किस जगह पर आपने जाकर उसको सर्च करना है। अगर आप उसको सिर्फ सी सेलेक्ट करते तो वो सिर्फ सी को चेक करता था, सिर्फ डी को करते तो वो सिर्फ डी को चेक करता था। अगर आप कहते थे कि नहीं ऑल, तो फिर वो सारे फोल्डर्स को या सारी चीज़ों को अलग अलग सर्च करता था और आपको ऑप्शन दिया होता था कि जैसे ही आपको आपकी फ़ाइल नज़र आए आप फ़ौरन स्टॉप का बटन प्ले कर दें। रैंडम में क्या होता है, रैंडम में मुझे पता होता है कि मेरा डेटा कौन से ड्राइव के अंदर, कौन से फोल्डर में पड़ा हुआ है, मैं डायरेक्ट उस ड्राइव के अंदर या उस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ और फिर उस डेटा को ले जाकर प्रोसेस कर लेता हूँ या एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम एक्सेस या प्रोसेस की, तो एक्सेस या प्रोसेस ये हमारी कैशे मेमोरी नहीं करा रही होती, ये तो हमें सिर्फ मेमोरी का पता दे रही होती है। एक्सेस करने के लिए उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए या उस डेटा को उठाने के लिए, चेक करने के लिए फिर हमारे पास दूसरे और चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे ऑपरेशंस के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर या प्रोसेसिंग का जो भी आपके पास पार्ट है, जो आपने उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करा है कि ऐड करना है, ओपन करना है, मूव करना है, जो भी, तो वो प्रोसेसिंग के लिए अलग से जो कोड चल रहा होगा बैक एंड पे, वो उस चीज़ को प्रोसेस करेगा। वो काम प्रोसेसिंग का जो है वो प्रोसेसर कर रहा होता है। फिर हम मेमोरी की अगर हायरार्की की बात करते हैं तो हमारी कैशे मेमोरी 3 हायरार्की के अंदर टूटी हुई है। पहली हायरार्की जो हमारी बिल्कुल, अगर हम ऊपर के व्यू से कंप्यूटर को देखते हैं तो या हम रिवर्स प्रोसेस में कंप्यूटर को देखते हैं तो हमारे पास सबसे नीचे जो होती है वो हमारे पास आ रहा होता है रजिस्टर्स। अगर आपने इससे लास्ट जो लेक्चर था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला उसको आपने देखा हो, तो जो हमारे पास टॉप व्यू, मिडल व्यू या स्ट्रक्चर व्यू, सीपीयू व्यू वगैरह दिखाए थे, तो उसके अंदर जो सबसे लास्ट व्यू था उसके अंदर आपके पास आता है रजिस्टर्स। फिर रजिस्टर के ऊपर आपके पास आ रहा होता है आपकी रैम्स वगैरह, उस रैम के ऊपर आपके पास मेन मेमोरी वगैरह, और फिर उसके ऊपर आपके पास एक्सटर्नल ड्राइव्स वगैरह आ रही होती हैं। वैसे ही जो हमारी कैशे होती है वो 3 लेवल के ऊपर चल रही होती है। कैशे हमारे पास पाई जाती है सबसे पहले रजिस्टर्स में, जो कि सीपीयू के अंदर होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है। इस सीपीयू के बाद फिर आपके पास आती है मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी आपकी कौन सी होती हैं, जैसे आपके पास रैम हो गई, रोम हो गई, आपके पास आपकी हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, ये आपके पास मेन मेमोरीज है। सही है, सीडी रोम वगैरह हो गई, सीडी राइडर वगैरह, ये चीज़ आपके पास मेन मेमोरीज में आ गई। फिर आपके पास आती है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरीज कौन सी होती हैं, वो मेमोरी जो आपके पास ऑफलाइन स्टोरेज है। अब ऑफलाइन स्टोरेज कौन सी होती हैं, ऑफलाइन स्टोरेज वो स्टोरेजेस हैं जो ऑफलाइन के बाद भी, या अगर आपका सिस्टम बंद है तो आप किसी दूसरे सिस्टम में लगा कर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर के रजिस्टर्स को निकाल कर कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, लाइक
उसका जो डेटा उसके अंदर स्टोर है, आप अपने कंप्यूटर से वो रजिस्टर, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने कंप्यूटर से रजिस्टर्स निकाले, किसी दूसरे कंप्यूटर में लगाए और आपके जो कंप्यूटर के रजिस्टर जो वर्किंग कर रहे थे, जो उनके पास डेटा था, वही दूसरा कंप्यूटर के अंदर यूज़ होना शुरू हो जाए। ये जो आपके कंप्यूटर की रैम के अंदर जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी डेटा मेमोरी के अंदर सेव हुआ था, वही दूसरे कंप्यूटर के अंदर जाके सेव हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऑफलाइन स्टोरेजेस में ऐसा हो सकता है, जैसे आपके पास सीडीज़ हो गई, आपके पास यूएसबीज़ हो गई, आजकल एक्सटर्नल डिवाइस आ रही हैं हमारे पास, ये ऑफलाइन स्टोरेजेस हैं। ऑफलाइन स्टोरेज से मुराद ये है कि वो डेटा जो आप एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसमिट कर दें। इस इजीली ट्रांसमिट के अंदर क्या होता है, जो भी डेटा उस मेमोरी के अंदर सेव होता है वो दूसरी जगह जाकर भी चल रहा होगा। बाकी दो मेमोरीज़ को ऑफलाइन क्यों नहीं बोला हुआ, वो इसलिए नहीं बोला हुआ क्योंकि ये इंटरनली है, और अगर एक और ये ज़्यादा ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। इसके अंदर आपके पास ऐसा डेटा हो सकता है जो आप चाहते हो किसी और के पास एक्सेस ना हो, जो हम अपना डेटा नॉर्मली अपने कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर पासवर्ड के अंदर रख रहे होते हैं। एक्सटर्नल के अंदर जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी और को हमने कोई चीज़ देनी है तो हम उसको वही डेटा देंगे जो हमारे लिहाज से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या वो डेटा नहीं है जो हम दूसरों से छुपाना चाह रहे हो। फिर हम बात करते हैं अपने कैशे की परफॉर्मेंस के ऊपर। कैशे की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमारे पास तीन पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास एक्सेस टाइम, फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास मेमोरी साइकिल टाइम, फिर तीसरा हमारे पास आता है ट्रांसफ़र रेट। जब हम बात करते हैं एक्सेस टाइम की, एक्सेस टाइम से मुराद है कि आप कितनी जल्दी, आपसे मुराद कि आपकी जो कैशे है या आपकी जो मेमोरी है वो कितनी जल्दी अपने डेटा को रिक्वायर्ड एड्रेस से एक्सेस कर ले, उठा ले। एक्सेस कर ले, उठा ले से मुराद है कि अगर उसको डेटा प्रेजेंट किया गया, उससे कहा गया कि भाई सी के फ़लाँ मेमोरी के फ़लाँ प्लेस से जाकर डेटा उठा लो, अब वो कितना टाइम लेगा इस ऑर्डर को लेने के बाद, इस इंस्ट्रक्शन को लेने के बाद वहाँ तक जाके उस डेटा को उठाने में, ये होता है हमारे पास एक्सेस टाइम। द टाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द वैलिड डेटा आफ्टर गेटिंग द एड्रेस। फिर हमारे पास आता है मेमोरी साइकिल। मेमोरी साइकिल बिल्कुल सेम वैसी जैसे क्लॉक होती है हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी साइकिल है वो ये है कि कितनी जल्दी वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद वहाँ तक जाता है, उस डेटा को एक्सेस करता है, परफॉर्म करता है, और फिर वापस से अपनी दूसरी इंस्ट्रक्शन को लेने आ जाता है। ये आप मेमोरी साइकिल कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आप वहाँ पे गया, डेटा उठाया, और डेटा रिकवर किया, डेटा उठाया, और फिर डेटा लेकर या जो भी प्रोसेस वगैरह करने के बाद वापस अपने इनिशियल स्टेज पर आ गया। तो ये वो टाइम होता है जो मेमोरी को चाहिए होता है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और ये कहे कि ये वो टाइम पीरियड है जो किसी भी कैशे को चाहिए ताकि वो दूसरी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सके। जितना कम ये टाइम होगा उतनी ज़्यादा आपके पास कैशे मेमोरी अच्छी होगी। जाहिर सी बात है, अगर आप जितनी जल्दी एक डेटा को एक्सेस कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे, और फिर दोबारा से दूसरी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके पास अच्छी परफॉर्मेंस आ रही होगी। वैसे ही एक्सेस टाइम जितना कम होगा आपके पास, जितने कम से कम टाइम पीरियड के अंदर हम चीज़ को एक्सेस कर लेंगे, डेटा को एक्सेस कर लेंगे, उतना हमारे पास अच्छा होगा। फिर हमारे पास आता है ट्रांसफ़र रेट। ट्रांसफ़र रेट क्या होता है कि आपने अपने डेटा को कितनी जल्दी ट्रांसफ़र कर दिया। रेट क्या था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। वैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू बिट्स, जैसे हम मोस्टली जगहों पे देखते हैं कि चीज़ आ रही होती है हमारे पास बिट्स पर सेकंड, कितनी बिट्स हमने पर सेकंड के अंदर डाउनलोड कर ली या अपलोड कर ली, तो वो रेट आ रहा होता है कि ट्रांसफ़र रेट कितना है, डाउनलोडिंग या अपलोडिंग रेट कितना है। वैसे ही जब हम मेमोरी की बात करते हैं, उसकी एक्सेसिंग या परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि उसको कितना रेट या कितना टाइम सेकेंड्स वगैरह चाहिए। इसकी डेफिनेशन के लिए ये है कि ये है रेट एट विच डेटा कैन बी मूव्ड। कितनी जल्दी आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो सकता है। अब इस मूवमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, फैच के लिए भी हो सकता है, एग्जीक्यूट के लिए भी मूव हो सकता है, डिपेंड ऑन द प्रोसेस दैट इज़ एग्जीक्यूटेड या दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द यूज़र।
इस ट्रांसफ़र रेट के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है आपके पास टी एन इज़ इक्वल्स टू टी ए प्लस एन डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे जो टी एन है ये है एवरेज टाइम रीड और राइट एन बिट्स। अब यहाँ पे रीड और राइट इसलिए ही बोला गया है ताकि हमें दोनों चीज़ का पता हो कि हम डेटा को फैच कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कहीं पर वापस मूव कर रहे हैं या कहीं पर रख रहे हैं। रीड हम डेटा को या तो पढ़ते हैं या उसको लिख रहे होते हैं जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग का तो काम इसके अंदर है नहीं, तो यहाँ पे हम रीड और राइट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी जल्दी ये आप क्या कितना टाइम पीरियड ले रहा है, कितना एवरेज टाइम पीरियड ले रहा है आपका कैशे किसी भी डेटा को रीड या राइट करने के लिए। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं एन बिट्स। एन बिट्स से मुराद ये है कि कितनी ज़्यादा बिट्स पर एवरेज वो यूज़ कर रहा है। 16 बिट्स पर सेकेंड, 15 बिट्स, 18 बिट्स, 20 बिट्स, इस तरह से वो यूज़ कर रहा है। टी ए क्या है? टी ए हमारे पास एवरेज एक्सेस टाइम। अब यहाँ पे हर चीज़ में एवरेज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो है हमारा जो डेटा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लोकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए हम एवरेज निकाल कर उसको इस फार्मूले के अंदर पुट कर रहे होते हैं। डिफरेंट डेटास को हम एग्जीक्यूट करके हम देख रहे होते हैं कि भाई रीड के भी, राइट के भी, बड़े डेटास को भी, छोटी मेमोरीज वगैरह के डेटा को भी, या दूर और करीब की मेमोरीज को भी हम चेक कर हमने सारी एवरेज एक वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास एक अंदाज़न क्या वैल्यू बन रही है। ये अंदाज़न वैल्यू हमारे पास ओवरऑल कैलकुलेट हम कह सकते हैं, क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस को शो कर रही होती है। टी ए हमारे पास एक्सेस टाइम है, जो अभी हमारे पास ऊपर लिखा होता है कि हम कितनी जल्दी वहाँ तक जाकर अपनी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास प्लस के बाद जो एन लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ बिट्स है, कितनी नंबर ऑफ बिट्स को एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक्स के लिए लिहाज से बात कर सकते हैं, यहाँ ये कहें कि हम एक साथ कितनी बिट्स को पढ़ सकते हैं, एक साथ कितनी चीज़ों को हम देख सकते हैं। ये रेट या आर जो है, फिर हमारे पास जो डिवाइड में लिखा है वो है ट्रांसफ़र रेट इन बिट्स पर सेकेंड। कितनी नंबर, वही वाली बात होगी कि कितनी आप बिट्स को एक साथ डाउनलोड या अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आता है कि आप कितनी बिट्स को, नंबर ऑफ बिट्स को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रीड और फॉर राइट प्रोसेस। फिर हमारे पास इसकी आती है फिजिकल टाइप्स। कौन कौन सी ऐसी हैं जो हमारे पास फिजिकल टाइप्स मौजूद हैं इसकी? सबसे पहले हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर, फिर दूसरा आता है हमारे पास मैग्नेटिक, और फिर तीसरा जो आता है वो आता है ऑप्टिकल, यूएसबीज वगैरह एंड सो ऑन, चलता जाता है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारे पास आता है रैम। सेमीकंडक्टर्स हमारे पास कंडक्टर्स और ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं जो हमारे पास इन चीज़ों को बैक एंड पे बना रहे होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास क्या आता है? रैम। रैम जो है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है। फिर हमारे पास आता है मैग्नेटिक, जिसके अंदर हमारे पास डिस्क और टेप आता है, जिसके अंदर हम जितना भी वर्किंग है वो थ्रू मैग्नेटिक करंट या थ्रू मैग्नेटिक फील्ड या इस तरह से मैग्नेटिक को यूज़ करते हुए हम रीड और राइट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑप्टिकल, जो हम लेज़र या इस तरह से दूसरी चीज़ों से या लाइट के थ्रू हम वर्किंग कर रहे होते हैं, जैसे डीवीडी, सीडीज़ वगैरह। फिर हमारे पास फ्लैश वगैरह, ड्राइव्स वगैरह आ जाती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ड्राइव्स आ रही होती हैं, एंड मेनी मोर। जब हम बात करते हैं अपनी रैम की, तो रैम असल में हमारे पास है क्या? रैम हमारे पास जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एक ऐसी मेमोरी, ये असल में होते क्या है, ये हमारे पास सेल्स होते हैं जिसको हम अपने हिसाब से रीड और राइट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ से आपने उस सेल को यूज़ कर लिया फॉर रीड, कोई दूसरा डेटा आया आपने उसको राइट कर दिया, इस तरह से ये चल रहा होता है। ये जो सेल्स होते हैं या ये जो आपके पास एक्सेस मेमोरी का पार्ट होता है, इसको अंदर आप रीड भी कर सकते हैं, आप इसको राइट भी कर सकते हैं। ये वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल और परमानेंट में क्या फ़र्क है? वॉलेटाइल इस तरह से कि लेट से अगर हम कंप्यूटर के लिहाज से बात कर रहे हैं तो जैसे ही लाइट जाएगी इसके अंदर जितना भी डेटा रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। या हमने बाय अदर मीन्स हमने अपने डेटा को रिफ़्रेश करा तो इसके अंदर से डेटा उड़ जाएगा। अब यहाँ पे रिफ़्रेश से मुराद वो नहीं है कि जो हमने राइट क्लिक करके रिफ़्रेश कर देते हैं या F5 करके रिफ़्रेश कर देते हैं अक्सर चीज़ों को। यहाँ पे रिफ़्रेश से के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे
कहीं पे इलेक्ट्रिक जैसे हम आगे जाके पी रोम वगैरह के अंदर जैसे हम इलेक्ट्रिकल यूज़ कर रहे होते हैं या इस तरह के और दूसरे सिग्नल्स हम जनरेट करते हैं जिससे हमारा ये डेटा जो इस सेल के अंदर मौजूद है वो ख़त्म हो जाता है। ये हमारे पास टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है, वक्ती स्टोरेज होता है। फिर हमारे पास दो तरह की और मेमोरी आती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है हमारे पास डायनेमिक। जब हम इसकी सेल्स की ऑपरेशन की बात करते हैं तो पहले जो आपके पास फिगर नज़र आ रही है, फिगर ए, ये हमारे पास राइट की है और फिगर बी जो है हमारे पास किसकी है, रीड की है। लेट्स से राइट की है, हमें किसी सेल के अंदर किसी रैम की जो मेमोरी सेल है उसके अंदर हमने कुछ लिखना है, तो हम कंट्रोल और सेलेक्ट से डेटा को उस सेल के अंदर इनपुट दे देते हैं या उस सेल के अंदर रख देते हैं। अब ये डेटा आता कैसे है, ये जो हमारे पास सेलेक्टर्स या कंट्रोलर्स लगे होते हैं इसके बैक एंड पे हमारे पास मक्स और डीमक्स लगा होता है जिसके अंदर हमारे पास एंड गेट और गेट बने हुए होते हैं। ये सेलेक्टर्स की पिन होती हैं या ये जो हमारे पास लगा हुआ है जो कंट्रोल वगैरह है, इनकी पिन्स होती हैं डिफरेंट, जो सेलेक्ट कर रही होती हैं, जो कंट्रोल कर रही होती है कि हमें कौन सा डेटा कौन सी जगह पे रखना है। लेट्स से कि हमारे पास ट्रुथ टेबल बना हुआ है दो बिट्स का या दो इनपुट का 10, जिसके अंदर 00011011 करके आता है। तो ये हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, हम इन 4 प्लेसेस को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन 4 प्लेसेस को सिलेक्ट करने के लिए हमें कितने सिलेक्टर चाहिए होंगे, हमें सिर्फ 2 सिलेक्टर चाहिए होते हैं, एक होता है ए और एक होता है हमारे पास बी। अब इस ए और बी के लिहाज से हम डिफरेंट सेल्स को इंडिकेट कर सकते हैं कि हमने डिफरेंट सेल्स को यूज़ करा हुआ है। इसके अंदर इस तरह से भी आता है। हम वो चीज़ जो हमारे पास आती है वो हम जो देख रहे होते हैं वो मोस्टली कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर देख रहे होते हैं। ये इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वो बने हुए होते हैं। ये जो चीज़ यहाँ क्रॉस हो रही है ये हमारे पास सेल्स है कि हमने ये वाला यूज़ करना है। लेट्स से यहाँ नीचे सेल्स लगे होते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल की चीज़ें लगी होती हैं, यहाँ पे हमारे पास सेलेक्टर्स लगा होता है। हम सेलेक्ट और कंट्रोल से बता देते हैं कि हमें कौन सा पॉइंट यूज़ करना है। ये लेट्स से ये वाला पॉइंट यूज़ करना है तो हमारा डेटा उस पॉइंट के अंदर चला जाता है। वैसे अगर हमें रीड करना है तो भी हमारे पास ऑलमोस्ट ऐसे ही, बस क्या होता है हमें यहाँ से डेटा बाहर निकालना होता है। जब राइट कर रहे होते हैं तो डेटा इनसाइड जा रहा होता है, जब रीड कर रहे होते हैं तो डेटा से हम चीज़ को वापस फीडबैक या जहाँ पे भी हम प्रोसेस करना है वहाँ पे ले जाते हैं। अब जो इसके अंदर डेटा सेव हो रहा होता है वो डेटा सेव जो होता है वो होता है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स या वंस एंड ज़ीरोस। जब हम यहाँ से डेटा रीड करते हैं तो वो डेटा हमें बताता है कि यार यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद था। फिर हम अब जाके या वो जो भी प्रोग्राम है वो जाके देख लेता है कि उस 1 का उस मेमोरी में होने का मतलब क्या है, कौन सी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है वो सेल अगर 1 है तो। फिर हमारे पास आता है रोम। रैम के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है वो है हमारे पास रोम। रोम जो है रैंडम ओनली रीड ओनली मेमोरी, ये हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। इन मेमोरीज के अंदर हम मोस्टली वो डेटा रखते हैं जो हम चाहते हैं कि ना उड़े, जैसे स्टार्टिंग की बायोस वगैरह और दूसरी इस तरह की चीज़ें। परमानेंट मेमोरीज जो है नॉन वॉलेटाइल होती हैं, अगर लाइट चली भी जाए तो इसके अंदर वो डेटा रहता है अनटिल अनलेस कि ये किसी दूसरी वजह से करप्ट ना हो जाए। इसके अंदर जो हमारे पास आती है वो माइक्रो प्रोग्रामिंग आती है, जो आप अपने माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग या दूसरे जो प्रोग्रामिंग उसके अंदर देख रहे होंगे। लाइब्रेरी की सब रूटीन्स वगैरह होती हैं, लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, बायोस वगैरह, जिस तरह मैंने बताया सिस्टम प्रोग्राम्स की बायोस यहाँ पे लिखा हुआ है। फंक्शन टेबल्स होते हैं, इन टेबल्स के अंदर बताया हुआ होता है कि मतलब जैसे अभी हम टेबल की बात कर रहे हैं कि भाई टेबल से जाके देख लेगा वो, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के फंक्शंस के टेबल मौजूद होते हैं कि अगर हम इस जगह से मेमोरी को देखेंगे या इस सेल को देखेंगे और वहाँ पे 1 है तो ये चीज़ होगी, 0 है तो इसका मतलब ये होगा, वो यहाँ पे डिफाइन हुआ होता है। टाइप ऑफ रोम की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह की टाइप ऑफ रोम्स है। ये टाइप ऑफ रोम जो है या ये जो हमने डिस्टिंग्विश किया हुआ है रोम्स को, ये विद रिस्पेक्ट टू रीड राइट के हवाले से किया हुआ है। ये मोस्टली जो है हम राइट करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर वगैरह डिज़ाइन हुआ, तो कंप्यूटर डिज़ाइन करते वक्त जब उन्होंने बायोस वगैरह बनाई तो बायोस को पहले से उन्होंने रोम के अंदर लगा के भेजा। इसको अलग से हम लोग
क्या कहते हैं प्रोग्राम नहीं करते। जैसे विंडोज़ वगैरह एंटर करते तो विंडोज़ के लिए हम बायोस जो है हमारे पास थोड़ी बहुत पहले से मौजूद होती है, ये बताती है कि जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं उनको कैसे एक्सेस करना है। जैसे अगर कभी आपने पुरानी उसकी विंडोज़ एक्सपी या 98 वगैरह की इंस्टॉलेशन की हो, तो आपने ये देखा होगा कि इंस्टॉल करते से पहले पहले तक तो आपका कीबोर्ड माउस नहीं चल रहा होता, लेकिन बीच बीच में जब उसकी ज़रूरत पड़ती है टाइम को या डेट को या कोई और इस तरह के जो डेटा एंटर करना होता है, तो आपके पास ये कीबोर्ड और माउस चलना शुरू हो जाता है, जबकि आपने तो उसकी प्रोग्राम डाला ही नहीं। तो फिर वो कैसे चलना शुरू हो जाता है। और आपको बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे होते थे जो बाद में आपको एंटर करने पड़ते थे, जैसे ग्राफिक्स का हो गया, इंटरनेट वगैरह के, और दूसरे इस तरह के आपके पास जो थे। तो इसके ड्राइवर्स कैसे आते थे? इसके ड्राइवर आपके पास पहले से बायोस के अंदर या टेबल्स के अंदर मौजूद होते थे कि आपके पास वो डिवाइसेस हैं जिनसे आपने डेटा उठाना है, या जैसे आपके पास मॉनिटर का जो ड्राइवर वगैरह है वो पहले से मौजूद होता था। फिर उसकी ग्राफिक्स को अच्छा करने के लिए आपको अलग से और दूसरी चीज़ें, पीछे प्रोग्राम्स और चलाने पड़ते थे या और ऐड करने पड़ते थे। ओके, जो वंस प्रोग्रामेबल होती थी है उस जो वंस प्रोग्रामेबल होती है आप उसको कहते हैं पी रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, लेकिन इसको हम एक ही दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसको प्रोग्राम करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल जो हमारे पास सिस्टम होता है वो लगाया जाता है इसको प्रोसेस करने के लिए। जैसे डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स के बर्नर्स आते हैं। जब आप माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पढ़ेंगे कहीं आगे जाके, या अगर आप पढ़ चुके हैं या कहीं आपने नेट वगैरह के अंदर आप सर्च करेंगे, तो आपने देखा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर्स को जब हम प्रोग्राम करके उस अब प्रोग्राम तो आपने कंप्यूटर में कर लिया, उस डिवाइस के अंदर, उस हार्डवेयर के अंदर किस तरह से उसको एंटर किया जाता है। उसके अंदर तो कोई इनपुट या कहीं पे माउस कीबोर्ड नहीं लग रहा, ना यूएसबी लग रही है, तो कैसे उसके अंदर डेटा एंटर किया जाता है? तो उसके लिए हमने अलग से बर्नर रखा होता है जो उसके अंदर की मेमोरी को, उसके अंदर के सेल्स के अंदर जाकर वो डेटा फीड कर देता है। पी रोम जो है पी रोम को हम वंस ही प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको बार बार प्रोग्राम नहीं कर सकते। जो रीड मोस्टली किया जाता है, या जिनको हम रीड कर सकते हैं, या हम कहें कि हम मिटा सकते हैं, दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास कौन सी आती है? सबसे पहले आती है हमारे पास ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है जिसको आप प्रोग्राम कर सको, और फिर बाद में जब आपको उसको प्रोग्राम को हटाना है तो आप उसको मिटा भी सको। इसको मिटाने के लिए आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत पड़ती है। आप अल्ट्रा वायलेट लाइट उस डिवाइस के ऊपर एंटर करेंगे, या उस डिवाइस के ऊपर डालेंगे, या उसका प्रोसेस कराएंगे अपनी उस डिवाइस के साथ, तो उसके अंदर जो डेटा है वो उसमें से ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास आती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, या डबल ई पी रोम। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है किसी भी चीज़ को राइट करने में अदर देन रीड। इसके अंदर राइटिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन रीड इजीली हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकली अपनी चीज़ को इरेज कर सकते हैं। जो ऊपर वाली थी ईपी रोम, उसके लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए। इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल पल्स भी अगर क्रॉस करेंगे तो वो चीज़ इरेज हो सकती है। फिर आपके पास आते हैं फ्लैश मेमोरीज। इरेज होल मेमोरी इलेक्ट्रिकली, आपकी पूरी मेमोरीज जो है वो इजीली इरेज हो जाती हैं जैसे ही आप उसके अंदर से करंट पास करते हो। फिर यहाँ तक जो था हमारे पास, जो पार्ट था इस रोम तक, वो था हमारे पास कैशे का। जो थर्ड पार्ट हमारे पास आता है इंटरनल मेमोरीज का। उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास इंटरनल मेमोरीज होती हैं। इंटरनल मेमोरीज से मुराद है कि वो मेन मेमोरीज या वो मेमोरीज जो हम इंटरनली अपने कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। कैशे क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट तीनों जगह पर मौजूद होती है, इसलिए हमने, अगर आप जो यहाँ पे देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल में, मोस्ट ऑफ द पार्ट हम उस कैशे के अंदर कवर कर चुके हैं। जब हम इसकी बात करते हैं इंटरनल मेमोरी की, तो इसके अंदर हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर मेमोरी टाइप्स, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की चीज़ें आती हैं। रैम है, रोम्स हैं, फ्लैश मेमोरीज हैं, जो अभी हमने लास्ट कुछ स्लाइड्स में देखा है। अब इसी की हमने यहाँ पे मेमोरी टाइप और उनकी कैटेगरी में डिफाइन की हुई है कि उनके अंदर हम कौन कौन से फंक्शन कर सकते हैं। रैम के अंदर हम रीड राइट का कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन हम इसको राइट एक ही दफ़ा, सॉरी, इसको हम राइट डिफरेंट टाइम्स में कर सकते हैं। रोम और पी रोम ओनली रीड के लिए यूज़ होता है, ये वंस प्रोग्राम होता है, इसके बाद इसको हम दोबारा से प्रोग्राम नहीं कर सकते। बाकी जो आपके पास हैं ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी, ये रीड मोस्टली के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम इसको राइट भी कर सकते हैं।
अब इसकी बात करते हैं, अगर हमें इसको इरेज करना है तो हमें क्या करना है। रैम के लिए इलेक्ट्रिकल या बाइट लेवल का अगर आपने कोई सिग्नल दिया, बाइट लेवल से मुराद ये है कि अगर आपने उन पिंस को करंट प्रोवाइड करा तो भी वो उसके अंदर से डेटा इरेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पता चला आप लोग रैम ओपन करके उसके अंदर पिंस को करंट देना शुरू कर दें। ये एक जस्ट बताने के लिए बात थी कि इस तरह की जो डिवाइसेस हैं उसकी अगर आप पिंस के ऊपर करंट प्रोवाइड करते हैं या कोई भी एक साइकिल या एक हाई पल्स देते हैं तो उसका डेटा रिवर्स हो जाता है, उसका डेटा इरेज हो जाता है। जो रोम है और पी रोम है, वंस आपने उसको राइट कर दिया उसके बाद आप उसको इरेज नहीं कर सकते। पी रोम के लिए आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए और चिप लेवल पे आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ई पी रोम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिकली आपको पल्स देनी है और बाइट लेवल के ऊपर आपने देना होता है। फ्लैश मेमोरी के अंदर आप ब्लॉक लेवल पे इलेक्ट्रिकली पल्स प्रोवाइड करते हो। ये था आपके पास इरेज के लिए। अब राइट की अगर बात करते हैं तो जो आपके पास रैम है वो इलेक्ट्रिकली राइट होती है, और रैम जो है इलेक्ट्रिकली राइट होती है। रोम जो है आपके पास मास्क से होती है, हमें उसको मास्किंग करनी पड़ रही होती है। बाकी जो आपके पास रोम है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, फ्लैश, ये सारे आपके पास इलेक्ट्रिकली राइट होती है। अब अगर बात करते हैं वॉलेटाइल की कि लाइट के साथ साथ रहेगी या अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो रहेगी या नहीं, तो सिर्फ रैम ऐसी है जो वॉलेटाइल है, जो जब तक मौजूद है, जब तक उसके अंदर आप वर्किंग कर रहे हैं या जब तक करंट मौजूद है, जैसे ही आपके पास लाइट जाएगी या उसकी वर्किंग स्टॉप होगी, वो ऑफ होगा, उसकी जो मेमोरी है वो इरेज हो जाएगी। बाकी सब नॉन वॉलेटाइल है। अगर लाइट चली भी गई तो उसके अंदर डेटा मौजूद होगा, आपको इसका डेटा हटाने के लिए इरेजेबल मेजर्स को यूज़ करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था वो आता है एक्सटर्नल मेमोरीज का। एक्सटर्नल मेमोरीज वो मेमोरीज होती हैं जो आप अपने कंप्यूटर से बाहर यूज़ कर रहे होते हो, या आप कहो कि कंप्यूटर से बाहर आप उसको एक्सेस कर सकते हो या लेकर जा सकते हो, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट तरह की चीज़ आती हैं। मैग्नेटिक डिस्क आती हैं आपके पास ऑप्टिकल्स आते हैं, ऑप्टिकल टेप या ऑप्टिकल डिस्क वगैरह जो आती हैं, आपके पास मैग्नेटिक टेप्स आते हैं। इसके बाद आपके पास यूएसबीज वगैरह, आपके पास एक्सटर्नल ड्राइव्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। खैर आजकल तो ज़्यादातर हमारे पास क्लाउड के ऊपर चीज़ें जाना शुरू हो गई हैं, लेकिन इनका भी यूज़ अभी एंड नहीं हुआ है मोस्ट ऑफ द थिंग्स का। मैग्नेटिक डिस्क जो है आप मैग्नेटिकली यूज़ कर रहे होते हो, जिसके अंदर रेड होता है और रिमूवेबल्स होती हैं। रेड आपके पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं, रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, जिनके अंदर हम अपना डेटा अकॉर्डिंग टू द यूजेज हम रख रहे होते हैं। फिर आपके पास आती है ऑप्टिकल, जो कि आपकी करंट या कहें कि लाइट के थ्रू चल रही होती है, जिसके अंदर आपके पास सीडीज़ वगैरह आ जाती हैं, डीवीडीज़ आ जाती हैं, सीडी रीड राइट आ जाती हैं, डिफरेंट तरह के आपके पास इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर मैग्नेटिक टेप्स आ जाते हैं, जो पुराने ज़माने के अंदर टेप्स वगैरह हमारे पास यूज़ होती हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिक एक स्ट्रिप लगी होती थी, उस मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर सॉल्यूशन लगा होता था जिसको हम पढ़ रहे होते थे। आज के लेक्चर में हमारे पास यहीं तक था। हमने जो आज के लेक्चर के अंदर डेटा यूज़ किया है वो यूज़ किया है विलियम स्टॉलिंग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर 7th एडिशन में से उठाया है। कैशे मेमोरी का पार्ट जो है वो हमने उठाया है इसके चैप्टर 4 से। इंटरनल मेमोरी का जो काम है वो आपको मिल सकता है चैप्टर 5 पे, और एक्सटर्नल मेमोरी का जो काम है वो आपको मिल सकता है चैप्टर 6 में। और ये सारे जो चीज़ें हैं आपको अवेलेबल हैं ईजिली ऑन गूगल और ऑन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक दिस। आपको ये इजीली अवेलेबल है स्लाइड शेयर्स वगैरह के ऊपर, और डिफरेंट जगहों पे आपको ये पीपीटी और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा।